वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 21। इसमें देखेंगे तो यह चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम से ही हमें बहुत चीज़ पता है, इस चैप्टर के बारे में पता चल जाता है कि न्यूरल जो हमारे न्यूरॉन होते हैं उसका कंट्रोल किस प्रकार होता है और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे को कैसे यह सब कुछ मैनेजमेंट करता है जो हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड है, वही चीज़ के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो पहले कुछ बेसिक बात जान लेते हैं कि इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। मतलब एक तरीके से वह समकालीन करते हैं, हर काम वह एक ही वक्त पर होते रहता है। जो हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम है और इंडोक्राइन सिस्टम है वे सभी एक साथ कोऑर्डिनेट कर इंटीग्रेट कर मतलब सभी एक दूसरे के साथ जुड़कर वह हमारे जो भी एक्टिविटी होते हैं वे सभी कराने में मदद करते वह एक ही समय में। जैसे हम एक ही समय में यहाँ पर बोल भी रहे हैं, एक ही समय में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ एक ही समय में हो रहा है, तो वो न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम मिलकर करते। इन ह्यूमन बॉडी द न्यूरल सिस्टम्स एंड द इंडोक्राइन सिस्टम्स jointly कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट। कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक दूसरे को सुचारू रूप से चलाना, और इंटीग्रेट मतलब वही प्रेरित करना ही होता है। तो वही लिखा हुआ कि इन ह्यूमन बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम jointly कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट all the activities of the organs so that they function in synchronized fashion। वे सभी जो ही फंक्शन होते हैं ये बता चुके कैसे समकालीन होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। तो वही लिखा हुआ है all the activities of organs so that they function in synchronized fashion। The neural systems provide an organized network of point-to-point connection for a quick coordination। हमारे शरीर पर देखेंगे, हमारे बॉडी में तो हर पॉइंट पर, जैसे अगर एक हैंड को देखेंगे आप तो हैंड में इतना जो यहाँ पर डॉट की इतना इतना दूरी, इससे भी बहुत कम कम दूरी पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जो एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से यहाँ जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसा कनेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, ये सभी कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। द इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। इंडोक्राइन सिस्टम यह हार्मोनल कंट्रोल करने में मदद करते। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गेन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। तो वही बताया, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन इंटरैक्ट कर वह फंक्शन करता है, तो ये कोऑर्डिनेशन होता है। अब न्यूरल सिस्टम के बारे में जानते हैं। The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। जो न्यूरल सिस्टम्स हमारे बॉडी में होते हैं वे एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं। न्यूरॉन विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई करते, जैसे अगर हम आग को छूते हैं, अगर आग के पास में हम अपना हाथ ले जाते हैं तो उस समय देखेंगे तो सबसे पहले तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम हीट को रिसीव करते हैं, फिर वही हीट को जो हमारे हैंड्स के जो होते हैं न्यूरॉन्स वे ट्रांसमिट कर ले जाते, तब हम स्टिमुलाई करते कि वे अधिक गर्म है। तो इस प्रकार से ये हमारे न्यूरॉन वर्क करते हैं। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। जो लोअर इनवर्टिब्रेट है मतलब जिसके पास वर्टिब्रेटा नहीं वो है, तो उसके पास वेरी सिंपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। उसमें हाइड्रा में देखेंगे तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स उसके शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जगह पर अलग अलग तरीके के मतलब पाए जाते हैं न्यूरॉन्स की संख्या। द न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट
where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissue। जो न्यूरल सिस्टम होते हैं वह अच्छे से इंसेक्ट में पाए जाते हैं। जैसे देखे होंगे कॉकरोच में, तो उसमें देखे थे तो न्यूरल सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पाया जाता है। वेयर आ ब्रेन इज़ प्रजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। जो और ब्रेन प्रजेंट होता है वह गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू के अलॉन्ग पाए जाते हैं। तो हम ये भी दोनों जानेंगे न्यूरल टिश्यू और गैंग्लिया क्या है। तो ये दोनों ब्रेन में ही पाया जाने वाला पार्ट है। द वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट में हम लोग आ गए, मंकी आ गया, मतलब ये सभी बहुत एनिमल आते हैं तो वह सब में डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होते हैं। अब नर्वस सिस्टम जान लेते हैं, नर्वस सिस्टम के टाइप किस प्रकार से किया गया होगा। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जानते होंगे कि हमारे शरीर में जितने भी न्यूरॉन हैं सभी नर्वस सिस्टम में शामिल है। तो सबसे पहला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेकेंड है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है, इस प्रकार से एक बॉडी है, इधर हैंड है, तो एक अगर डायरेक्ट हम ब्रेन के अगर इस प्रकार से जो अगर डिवाइड करते हैं तो यह सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में शामिल होता है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में हैंड वाला पार्ट आ गया, फुट वाला पार्ट, ये इस साइड पार्ट। तो नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम तो समझ गए। उसके बाद आता है पार्ट, देखेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में कौन कौन चीज़ शामिल है। तो इसमें दो चीज़ शामिल होता है जो बनाए थे, तो देख सकते एक ब्रेन यहाँ पर मौजूद होता है और देख ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे रीढ़ की हड्डी भी मौजूद है। तो ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में शामिल है। उसके बाद ये दोनों क्या करता है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जो भी साइट्स होते हैं उस इंफॉर्मेशन को वह प्रोसेसिंग करता है एंड कंट्रोल करता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो ये तो जान लिए सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में क्या है। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में देखते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट नर्व फाइबर। एफेरेंट एंड देखेंगे तो हम एफेरेंट मतलब होता है आने वाला और इफेरेंट मतलब जाने वाला। तो वही अगर कोई यहाँ पर इस प्रकार से एक डायग्राम है तो इस प्रकार से देख लिए, तो यहीं पर एक जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होते हैं, एक सपोज कीजिए यहाँ पर ह्यूमन बना दिए, तो यहाँ पर ह्यूमन का डायग्राम है। तो एक पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो होते हैं। एक तो पहले ये वाला पॉइंट जान चुके हैं कि ब्रेन वाला पार्ट शामिल है और वर्टिब्रेटा वाला शामिल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बाद बाकी पेरिफेरल जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें देखेंगे तो ये पाया जाता है एक पार्ट एफेरेंट मतलब हमारे शरीर से कोई भी अगर सूचना, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए अगर कांटी था और यहाँ पर इस जो मैन है इसको अगर किसी भी तरह से अगर चुभ जाएगा तो जो यहाँ से इस तरीके से जो इस पार्ट में जाएगा तो उसी को हम कहते हैं एफेरेंट। और फिर यहाँ से अगर जो मैसेज आना जाना जो पार्ट का है तो वही इफेरेंट होता है पार्ट। तो उसके बाद जानते हैं तो वही कंसिस्ट ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट नर्वल फाइबर। अब जानते हैं, अब ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक जोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। तो जोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, तो रिले इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल्स। और ऑटोनोमस नर्वल सिस्टम में दो आता है। तो सबसे पहले हम जोमैटिक न्यूरल सिस्टम में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है रिलीज मतलब रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल सिस्टम। जो हमारे बॉडी हो, जैसे जो यहाँ पर डायग्राम में बॉडी बनाए हुए हैं और उस डायग्राम में देखेंगे तो दिखाई देगा अगर कोई भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, जो ये इस कलर का पार्ट देख रहे हैं, यही कलर, अगर इस पार्ट से स्केलेटल सिस्टम जानते सभी बोन्स, अगर बोन्स में जाता है वह मैसेज तो उसको हम कहेंगे जोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर बोन्स के पार्ट में अगर मैसेज जाएगा तो जोमैटिक नर्वस सिस्टम समझ गया है कि
अगर CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट से अगर कोई मैसेज अगर आता है मैसेज स्केलेटल सिस्टम में, तो वह जोमेटिक न्यूरल सिस्टम होता है। तो हमने जान लिया जोमेटिक न्यूरल सिस्टम के बारे में। उसके बाद अब ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम शामिल है। तो हम एक एक को जानते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में तो ये देखेंगे तो रिलीज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। तो ये दोनों सिंपल है। हमारे आसपास के अगर पार्ट में देखेंगे, जो हमारे बॉडी के पार्ट है, तो इसके अगर आसपास देखेंगे तो सभी पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम है। अगर स्केलेटल जो हमारे बॉडी के होते हैं उसके अलावा अगर मैसेज कहीं और भी जाता है तो हम उसको कहते हैं, उसको हम ये नाम यहाँ पर अभी जाने, उसको ही हम सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं, और दोनों को मिलाकर को हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते। तो ये हमें सिंपल है और जान गए दोनों के बारे में। तो एक बार ये जान लेते हैं न्यूरल सिस्टम को किस प्रकार डिवाइड किया गया है, मतलब नर्वस सिस्टम को। सबसे पहले सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जान गए, हमारे माथे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक। फिर उसके बाद पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम देखेंगे तो हमारे हाथ पैर के जो भी है अगल बगल, ये दोनों ब्रेन और ये पार्ट को छोड़कर पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम में आता है, जिसमें एफेरेंट नर्व फाइबर होते हैं। एफेरेंट मतलब होता है आने वाला, एफेरेंट मतलब जाने वाला। जोमेटिक न्यूरल सिस्टम समझ गया कि अगर कोई मैसेज वो CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये दोनों शामिल है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन या स्पाइनल कोड से अगर कोई भी मैसेज आएगा बोन वाला पार्ट में, तो वह जोमेटिक न्यूरल सिस्टम होता है। अगर वही कोई न्यूरल सिस्टम जो बोन के अलावा कोई भी स्मूथ मसल्स वाला पार्ट में जाता है मैसेज, तो वह ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में देखेंगे तो यही तो इम्पल्स आता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन या मसल्स, तो इसमें आता है। तो ये तो हमने जान लिया इसको डिवाइड किस प्रकार से किया गया। अब यहाँ पर है नर्वस टिश्यू के पास में देखेंगे तो ये सभी पार्ट होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नर्वस टिश्यू और ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इक्टोडर्म, यह इक्टोडर्म होते हैं। ये बहुत पहले ही बात हम जान चुके हैं। अगर उसमें एम्ब्रियो डेवलप होते रहता, इस प्रकार से इसमें मांस अलग अलग 3 तरीक़ा से बनता है। अगर जो मांस ऊपर से ही मतलब कोई इक्टोडर्म वाला पार्ट से बनता है तो वह इक्टोडर्म ओरिजिन होता है। अगर कोई मेसोडर्म से बनता है तो उसको मेसोडर्मल ओरिजिन कहते हैं, और उसके बाद एक इंडोडर्म होता है। तो जो हार्ट होता है वह इंडोडर्म वाला पार्ट होता है। और ये देखेंगे तो एक्टोडर्म का पार्ट है न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल टिश्यू में देखेंगे तो एक पार्ट होता है न्यूरॉन का, एक न्यूरोग्लिया का पार्ट। तो न्यूरॉन में देखेंगे हम डायग्राम में पहले ही जान चुके कि न्यूरॉन में साइटन होते हैं, उसके बाद न्यूराइटिस होते हैं जिसमें डेंड्रॉन और एक्सॉन होते हैं। तो ये सभी न्यूरोग्लिया पार्ट देखेंगे तो केवल ब्रेन में ही पाया जाता है। बाद बाकी न्यूरॉन पार्ट देखेंगे तो यह हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, जो एक से दूसरे जगह पर भेजते हैं मैसेज। तो सबसे पहले न्यूरॉन जान लेते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन के बारे में ये हम बहुत पहले जानते होंगे कि इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट जनरेट्स एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो ये लिखा हुआ है इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल नर्वस सिस्टम। क्या ये स्ट्रक्चरल दिखाई दे रहा है और साथ में यह फंक्शन भी करता है, हमारे जो मैसेज होते हैं एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाने वाला। तो यही लिखा हुआ कि इट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट जनरेट्स, यह जनरेट करता है, एंड ट्रांसमिट करता है, मतलब यह यहाँ पर हमें ये चीज़ हो रहा है तो ये ट्रांसमिट भी करता है कि ये हो रहा है तो उसको ब्रेन तक ले जाना है, और यह जनरेट भी करता है। इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में देखेंगे तो ह्यूमन सेल में सबसे लॉन्गेस्ट सेल यही है न्यूरल सेल। उसके बाद डायग्राम में देख सकते हैं डायग्राम क्या क्या है।
तो यहाँ पर ये पार्ट डेंड्राइट्स है, जो इस प्रकार से देख रहे हैं डायग्राम, ये डेंड्राइट्स का पार्ट है। तो ये डेंड्राइट का पार्ट है जो इस प्रकार से देख रहे हैं। अब उसके बाद है विसल्स ग्रेनुअल्स, जो ये वाला पार्ट विसल्स ग्रेनुअल्स कहते हैं। और ये सेल बॉडी का पार्ट है, ये सेल बॉडी। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ये स्वान सेल जो यहाँ पर देख रहे हैं ये स्वान सेल कहते हैं, मतलब बीच में जो देख रहे कहीं कहीं पर ये वाला पार्ट, ये स्वान सेल कहते हैं। और उसके बाद ये पार्ट जो एक्सोन कहते हैं, जो यहाँ पर ऐसे ऐसे देख रहे हैं इसके बीच बीच वाला लाइन ड्रॉ, ये एक्सोन कहते हैं। उसके बाद जो ऊपर कवरिंग देख रहे हैं इस प्रकार से, उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। और ये वाला जो बीच वाला पार्ट देखते हैं, दो माइलिन शीथ के बीच वाला पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। फिर इधर से भी देखेंगे तो ये पार्ट, तो ये बीच वाला पार्ट नोड्स ऑफ रैनवियर है। अब एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट देखेंगे तो यह एक्सोन टर्मिनल है, सिनेप्टिक नोब ये वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल न्यूरल का सिस्टम यही है, मतलब न्यूरल टिश्यू का। अब हम इसी के जो भी ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है हर डायग्राम के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं, कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेन पाया जाता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सेल बॉडी, या जिसको साइटोन कहते हैं या जोमा कहते हैं या पेरिकैरियोन कहते हैं, एक ही का नाम इतना है। तो सेल बॉडी यहाँ पर भी देख सकते हैं कहाँ पर सेल बॉडी है, जो पूरे ढांचा को ही हम सेल बॉडी कहते हैं। तो ये पूरे सेल बॉडी है। तब इसी के बारे में जानेंगे कि सेल बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। अ नर्व सेल इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस। एक अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूरॉन में केवल दो ही चीज़ मतलब एक तरीके से बना होता है, एक सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस, जिसमें शामिल है डेंड्रॉन एंड एक्सोन, और ये दोनों को मिलाकर हम न्यूराइटिस कहते हैं। तो ये सिंपल पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में कि इन नर्व सेल इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सेल बॉडी में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, देख सकते हैं सेल बॉडी, ये सभी सेल बॉडी का पार्ट है। बाद बाकी ये देखेंगे तो यह सेल प्रोसेस करने में लगा होता है। तो वही लिखा हुआ है, अ नर्व सेल इज मेड अप ऑफ अ सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस, जिसमें डेंड्रॉन एंड एक्सोन शामिल है। अब सेल बॉडी और साइटोन और जोमा या पेरिकैरियोन एक ही का नाम है सेल बॉडी का। तो इट कंटेंस यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। डायग्राम में हम देख चुके केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, एक्सेप्ट सेंट्रियोल। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वाला पार्ट देखेंगे तो उस पार्ट में जो सेंट्रियोल को छोड़कर जितने भी सारे पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर सेल पाया जाता है, मतलब हर जो पार्ट पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है सेंट्रियोल को छोड़कर। तो ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है। उसके बाद सेंट्रियोल इज एब्सेंट और इमेच्योर प्रेजेंट इन द नर्व सेल, द सेल डिवीजन इज एब्सेंट। सेंट्रियोल उसमें नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल मतलब साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण उसमें डिवीज़न उसका होता ही नहीं है। जैसा शुरू में बनता है और साई वह हमेशा बना रहता है, जिसके कारण देख सकते हैं इसमें डिवीज़न नहीं होता है न्यूरॉन में। अब सम अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स लाइक निसल्स, ग्रेनुअल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स आर आल्सो फाउंड इन नर्व सेल। ये कुछ ऑर्गन होता है निसल्स, ग्रेनुअल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, जो पाया जाता है इसी वाला पार्ट में। तो हमने साइटो सेल के बारे में जान लिया। अब देख सकते हैं निसल्स ग्रेनुअल्स क्या है। तो निसल्स ग्रेनुअल तो इस डायग्राम में नहीं है, तो देख सकते हैं जो कि पाया जाता है सेल बॉडी के पार्ट में। तो निसल्स ग्रेनुअल्स है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम फॉर्म ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड निसल्स ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम मिलकर
दोनों ग्रेनुअल्स जैसा जो आकार सपोज कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दानेदार जरूर देखे होंगे, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देता है, उसी को हम निसल्स ग्रेनुअल्स या टाइग्रॉयड बॉडी कहते हैं। तो ये निसल्स ग्रेनुअल्स पता होना चाहिए। और यह कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सेल बॉडी वाला पार्ट में, इसी के अंदर कहीं पर ये निसल्स ग्रेनुअल्स पाया जाता है, जो कि राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है। अब दीज आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस न्यूरॉन में करता है निसल्स ग्रेनुअल्स, तो ये पता होना चाहिए कौन करता है, तो निसल्स ग्रेनुअल्स। केमिकली राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होता है, केमिकली अगर देखेंगे तो वही निसल्स ग्रेनुअल्स व राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। और इसका साइट देखते हैं, तो साइट ये तो जानते हैं कि साइटोन और डेंड्रॉन जो कि रॉड शेप्ड होता है वही उसका साइट होता है। उसके बाद है मेनी स्मॉल फाइब्रिल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जिसको न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म वाला पार्ट देखते हैं, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बना रहे हैं। एक यहाँ पर ये सेल का साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, ये वाला डेंड्राइट्स पार्ट है। तो इसी के अंदर एक फाइब्रिल्स पाया जाता है, न्यूरोफाइब्रिल्स जिसको कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है। दिस हेल्प इन इंटरनल कंडक्शन इन साइटोन। जो फाइब्रिल्स होते हैं इस पार्ट के अंदर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है, और जो इसके अंदर पाए जाते हैं फाइब्रिल्स इस प्रकार से फाइबर के रूप में, तो वे एक जगह से दूसरे जगह पर मैसेज ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। अब सेकेंड जानते हैं सेल प्रोसेस। तो पहले हमने जान लिया सेल बॉडी के बारे में, अब सेल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो सेल प्रोसेस में जैसे सबसे पहला पार्ट मतलब देखेंगे यहाँ पर, तो डेंड्रॉन पार्ट देख सकते, ये वाला पार्ट का आता है जिसको डेंड्राइट्स कहते पूरा मिलाकर, और एक पार्ट को हम डेंड्रॉन कहते हैं। तो ये देखेंगे तो ये प्रोसेस करने में लगा होता है। तो यहीं पर सबसे पहले डेंड्राइट्स पार्ट आता है, तो उसी के बारे में जान लेते हैं कि इट इज स्मॉल सेल प्रोसेस, यह बहुत ही छोटा प्रोसेस है। इट्स फाइन ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अगर इसका पूरा अगर इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट कहते हैं, पूरे पार्ट को हम पूरे जो डेंड्रॉन को मिलाकर हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स सो कॉल्ड डेंड्रॉन रिसीव द स्टिमुलाई एंड प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल। यही देखेंगे तो बहुत सारे स्टिमुलाई जो होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ गर्म लगा आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो वह स्टिमुलाई होता है। तो वही इस प्रकार के या प्रोड्यूस करते सेंट्रीपिटल, मतलब सेंट्रीपिटल मतलब होता है टुवार्ड द सेल बॉडी, और यही कंडक्ट करते हैं कोई भी मैसेज को। तो इस प्रकार से हमने जान लिया सेल प्रोसेस के बारे में। अब एक्सॉन पार्ट देख लेते हैं। एक्सॉन एक बार देख सकते हैं कहाँ पर पार्ट है, देख सकते हैं ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करते हैं। तो वही अब एक्सॉन के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सॉन में देखेंगे तो ये नर्व फाइबर होते हैं। एक्सॉन सिंपल है, ये नर्व फाइबर होते हैं। अब इसी कारण में कि इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन, सबसे लंबा प्रोसेस साइटोन में ही होता है अगर एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाना है। इट्स डायमीटर इज यूनिफॉर्म, देख सकते हैं सभी जगह एक जैसा डायमीटर इसका होता है। इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर है तो ये डायमीटर देख सकते हैं, ये चेंज नहीं हो रहा, सब जगह डायमीटर सेम है। तो वही इट्स डायमीटर इज सेम। एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलीमा, जो एक्सॉन होता है अगर इसका कवर होता है तो इस कवर को हम कहते हैं एक्सोलीमा। पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सॉन एराइज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक कहते हैं जहाँ से साइटोन, पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सॉन एराइज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। साइटोन का पार्ट देख सकते हैं, अगर यहाँ से आता है कोई, देख सकते हैं अगर यहाँ से ये वाला पार्ट को हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, जहाँ से साइटोन का पार्ट इसके साथ जुड़ता है। तो वही लिखा हुआ है कि एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा, पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सॉन अराइज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। निसल्स ग्रेनुअल्स आर एब्सेंट इन एक्सोप्लाज्म। निसल्स ग्रेनुअल्स देखेंगे तो वह केवल पाया जाता है
जो सेल बॉडी वाला पार्ट में देखे थे, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट में पाए जाते हैं, और ये इनिशल्स ग्रेनुअल्स एक्सोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म विच कंटेंस एक्सोन, अगर उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, मतलब इस प्रकार से हैं, तो इसमें भी कुछ तो जगह पाया ही जाता है, तो ये पार्ट एक्सोप्लाज्म कहलाता है। और इस एक्सोप्लाज्म के अंदर निसल्स ग्रेनुअल्स नहीं पाया जाता। सभी बेसिक बातें हैं। डायग्राम एक बार अगर अच्छा से क्लियर है तो ये सब बातें बहुत ही ईजी से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है एक्सोप्लाज्म विच कैन, ये भी जान चुके हैं, एक्सोप्लाज्म ऑफ एक्सोन कंटेन ओनली न्यूरोफाइब्रिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो इस प्रकार से एक्सोप्लाज्म है, अगर इसके अंदर देखेंगे तो केवल न्यूरोफाइब्रिल्स पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यही पॉइंट है एक्सोप्लाज्म के बारे में। फिर है एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक बताए थे, जैसे ये पार्ट है और इसी पार्ट से अगर कोई यहाँ पर आ गया इस प्रकार से न्यूरॉन, मतलब इस प्रकार से अगर कोई सेल है तो देख सकते इसी को एक्सोन हिलॉक कहते हैं। तो वही द एक्सोन हिलॉक इज न्यूरॉन्स ट्रिगर जोर, मतलब यह न्यूरॉन ट्रिगर्स जोन होता है, वहीं पर यह जो भी मैसेज होता है उसको ट्रिगर करता है, बिकॉज इट इज़ द साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल आर ट्रिगर्ड। इसी के पास में कोई भी एक्शन पोटेंशियल हमारे बॉडी में होते हैं तो वहीं पर ट्रिगर होते हैं। तो यही इसीलिए इसको हम ट्रिगर जोन कहते हैं, एक्सोन हिलॉक को। तो ये सभी आसान है। उसके बाद है द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन इज ब्रांच्ड इन बॉटम शेप। देख सकते हैं इसके ब्रांच्ड शेप को हम, जो कि बटन शेप होता है, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन विच आर कॉल्ड टेलोडेंड्रिया। टेलोडेंड्रिया कहते हैं, बटन शेप कहते हैं, इसका सबसे इधर वाला शेप में देखेंगे तो ये यहाँ पर बटन शेप हो जाता है, तो यही वाला पार्ट कहलाता है टेलोडेंड्रिया। और ये वाला जो शेप है यह सिनेप्टिक नोव होता है। तो टेलोडेंड्रिया के बारे में यहाँ पर है कि द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन इज ब्रांच्ड इन बॉटम शेप विच आर कॉल्ड टेलोडेंड्रिया। तो टेलोडेंड्रिया स्ट्रक्चर भी जान लिया। द एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर। एक्सोन ये जानते हैं लॉन्ग फाइबर है, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, जो कि ब्रांच डिस्टल एंड अगर हो तो वह ब्रांच्ड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज आ बल्ब लाइक। ट्रांसमिट देखे थे कि जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम सिनेप्टिक नोव कहते हैं। इस प्रकार से देखते हैं जो एक्सोन होता है वह आगे चलकर इस प्रकार से डिवाइड होकर अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि इस प्रकार से जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसी वाला पार्ट को हम सिनेप्टिक नोव कहते हैं। तो ये सिंपल बातें हैं, पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ही है सिनेप्टिक नोव के बारे में, तो देख सकते ये सबसे अंतिम में आया डिस्टल इन वाला पार्ट है। तो ये सभी पार्ट सिनेप्टिक नोव कहलाते हैं। तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बाद बाकी सभी तो ईजी है। तो यह The axon is a long fiber, the distal end of which branched. Each branch terminates as bulb-like structure called synaptic node, which passes synaptic vesicle. और उसी के अंदर synaptic vesicle पाया जाता है। which passes synaptic vesicle containing chemicals. उसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। इसको हम जानेंगे ही अगले लेक्चर में। तो वही लिखा हुआ कि सिनेप्टिक नोव होता है which पॉसेस सिनेप्टिक वेजाइकल कंटेनिंग केमिकल्स, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। नर्व जो एक्सोन होते हैं वही नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पर न्यूरॉन और मस्कुलर जंक्शन एक साथ हो तो एक्सोन उसी के पास में यह सेल बॉडी से लेकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ट्रांसमिट करता है कोई भी नर्व को, जो कोई भी मैसेज हो। तो ये उसके बाद एक्सोन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व। यह फंक्शनल पार्ट जानते क्या वर्क करता है ऑफ नर्व सेल। देयरफॉर टर्म नर्व फाइबर यूजुअली रेफर टू एक्सोन
तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सोन कहते हैं। तो देयरफॉर टर्म नर्व फाइबर यूजुअली रेफर टू एक्सोन। नर्व फाइबर को हम इसलिए एक्सोन कहते हैं क्योंकि यह फंक्शनल पार्ट है नर्व सेल का। तो यहाँ जान लिया। अब ये पार्ट देखेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है। डेंड्राइट्स के बारे में जान लिया और एक्सोन के बारे में जान लिया। तो डेंड्राइट्स ये वाला पार्ट को कहते हैं जो यहाँ पर कांटे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और एक्सोन कहते हैं इस पार्ट को। तो डिफरेंस आप बहुत चीज़ लिख सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है तो वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सोन के बारे में है कि इट इज़ ऑलवेज सिंगल इन अ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में केवल एक रह सकता है। जो एक्सोन पार्ट देखे थे इस प्रकार के लंबा है वो पार्ट, और डेंड्रॉन है या एक से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है इट हैज़ न्यूरोफाइब्रिल्स बट नो निसल्स ग्रैनुअल्स। एक्सोन में देखे थे इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल न्यूरोफाइब्रिल्स रहता है और निसल्स ग्रैनुअल्स नहीं पाया जाता। बाद बाकी देखेंगे तो डेंड्रॉन में देखे जब दोनों पाया जाता है। तो ये सिंपल है। उसके बाद है इट इज़ लॉन्ग साइज्ड प्रोसेस। यह लॉन्ग साइज्ड का है, यह भी जानते हैं। और डेंड्रॉन देखेंगे तो यह स्मॉल साइज है। उसके बाद नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। नर्व इम्पल्स कोई भी अगर मैसेज को करता है तो सेल बॉडी से यह अलग जगह पर मैसेज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पर यह मैसेज को सेंड करता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स टुवार्ड द सेल बॉडी। और नर्व जो डेंड्रॉन होता है वह सेल बॉडी के करीब में कोई लाता है। जो यहाँ पर देख रही है स्ट्रक्चर, यह अगर यहाँ पर कोई स्टिमुलाई हो रहा है तो यहाँ से मैसेज, इस प्रकार से मैसेज यहाँ तक लाएगा और तब यहाँ से ये आ जाएगा, इसमें ये करता है। तो यही ये जो जंक्शन मस्कुलर जंक्शन होता है इस जगह से यहाँ पर लाता है। डिफरेंस के बाद हम लोग हमारा टॉपिक आता है माइलिनोजेनेसिस। नाम से क्या अर्थ पड़ता है कि जो माइलिन शीथ है उसका कैसे उत्पत्ति होता है। तो उसका दो तरीके से उत्पत्ति होता है, कभी CNS के द्वारा, कभी PNS के द्वारा। CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS देखेंगे जो इस साइड माइलिन शीथ देख सकते हैं, यह दो तरीके से होता है। तो यही देख सकते, यही वाला पार्ट माइलिन शीथ है। तो एक स्वान सेल वाला पार्ट है और ये बिना स्वान सेल वाला पार्ट है, देख सकते हैं। ये बिना सीधे सिंपल है, मतलब एक अगर इस प्रकार से एक्टोप्लाज्म है, एक्सोन का स्ट्रक्चर है तो इसमें इस प्रकार से होगा, फिर इस प्रकार से, उसी प्रकार से, इस प्रकार से और ऐसे। तो इस प्रकार से तो ये देखेंगे तो सिंपल माइलिन शीथ का डायग्राम बना है। और इसमें अगर ये आ जाए कोई ग्रैनुअल्स मैटर तो यही पार्ट स्वान सेल होता है और ये सिंपल है तो ये माइलिन शीथ है। तो यहीं पर देख सकते हैं यही दो माइलिनोजेनेसिस दो तरीके से होता है, एक स्वान सेल वाला और एक माइलिन शीथ वाला। तो ये दो देख लिए माइलिनोजेनेसिस के बारे में। अब आगे हमारा टॉपिक आता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो ये हमारे ब्रेन के पार्ट में ही पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे जैसे आगे कहीं पर ये पार्ट हमें दिखाई देगा भी, तो ये आगे वाला पार्ट में देख सकते हैं। सपोज कि ये अगर ब्रेन का पार्ट है तो देख सकते हैं ये वाइट मैटर पाया जाता है और यहाँ पर ये ग्रे मैटर है। तो ये वाइट मैटर ग्रे मैटर तो आगे काम आएगा, तो अभी हम जान लेते हैं। तो वाइट ग्रे मैटर क्या है, तो ग्रे कलर का जो मैटर हमारे ब्रेन में पाया जाता है उसी के बारे में कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल। यह नर्व सेल का जो हमारे ब्रेन के पार्ट में पाए जाते हैं यह ग्रे मैटर, यह पूरे नर्व सेल ही पाया जाता है ग्रे मैटर। इट कंजिस्ट ऑफ साइटन्स एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, जो ग्रे फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं। तो यही है ग्रे मैटर के बारे में कि ये पूरे नर्व सेल का ही बना होता है और इसमें साइटन और नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है, बिना मॉड्यूलेटेड वाला नर्व फाइबर पाया जाता है। तो ग्रे मैटर के बारे में जाने, नर्व सेल्स होता है, ये नर्व सेल्स का बना होता है और इसमें ये दोनों पाए जाते हैं। और वाइट मैटर देखते हैं तो वाइट मैटर में इट कंटेंस माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर तो देख ही चुके हैं इस प्रकार के नर्व फाइबर जो पाया जाता है जहाँ पर ये एक्सोन रहता है और फिर ये माइलिन वाला पार्ट होता है। तो ये
पाया जाता है। तो यही ग्रे मैटर वाइट मैटर के बारे में इतना ही है। तो आगे शायद इसके बारे में कुछ हमें विस्तार से जानने को मिलेगा। जो देख सकते यही है। तो यहाँ पर है वाइट मैटर बीच में है और देखेंगे तो यहाँ पर ग्रे मैटर बीच में है। तो इसका सेम अपोजिट उल्टा वाला है। तो वही कह रहा है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ नर्व सेल्स। जो ग्रे होता है तो यह नर्व सेल्स से बना होता है, ये वाला पार्ट है। तो यही पार्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सेरिब्रम, अगर ये पार्ट देखेंगे तो जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर अगर सेरिब्रम में देखें, उसका डाइंसोफिलॉन में देखें, उसका सेरिबेलम में देखें तो ग्रे मैटर आउटसाइड होता है, वाइट मैटर अंदर मतलब अंदर होता है। फिर अगर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, जो डायरेक्ट वाला पार्ट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो इसमें वाइट मैटर ऊपर और ग्रे मैटर अंदर रहता है। तो यही ग्रे मैटर वाइट मैटर के आगे हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे। इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, याद करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये न्यूक्लियाई देखना है तो ये CNS होता है, ये तो बात हम लोग जानते हैं। कलेक्शन ऑफ साइटोन्स में देखेंगे तो साइटोन में क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है और गैंग्लिया होता है। तो न्यूक्लियाई यह CNS के लिए हम दर्शाते हैं, गैंग्लिया पार्ट ये दोनों के लिए यूज होता है, CNS के लिए और PNS के लिए। तो CNS में जानते हैं, PNS में जानते हैं कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ साइटोन्स में यही दोनों चीज़ होता है, न्यूक्लियाई पार्ट होता है नहीं तो गैंग्लियाई पार्ट होता है। अब कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स में देखते हैं तो नर्व फाइबर में ट्रैक्ट होता है और एक नर्व होता है। ट्रैक्ट और नर्व, ट्रैक्ट में जो CNS होता है और नर्व में PNS होता है। तो ये नर्व फाइबर में ये दोनों चीज़ होता है, CNS और PNS। इस प्रकार से देखेंगे तो साइटोन्स में दोनों होता है। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन जान लेते हैं। न्यूरॉन जो डायग्राम यहाँ पर देखे थे इस साइड है तो इसके कितने टाइप है तो वही हम जानेंगे, ये कितने तरह के होते हैं तो और कहाँ पर कैसा पाया जाता है तो हम यही जानते हैं। तो सबसे पहला है वो एपोलर नॉन पोलर न्यूरॉन। डायग्राम से देख सकते एपोलर न्यूरॉन यहाँ पर डायग्राम है और इसके बारे में है नो डिफिनिट डेंड्रॉन। डेंड्रॉन देख सकते हैं यहाँ पर, डिफिनिट डेंड्रॉन किसी साइड दिखाई नहीं देता है या एक्सॉन भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है नॉन पोलर में। तो ये तो सिंपल है पोलर का मतलब। उसके बाद सेल प्रोसेसेस, मतलब सेल प्रोसेस आइदर absent और if present are not differentiated in axon and neurons। अगर यहाँ पर सेल प्रोसेस प्रजेंट हो या absent हो, कोई भी हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि कहाँ पर एक्सॉन पार्ट है कहाँ पर डेंड्रॉन्स पार्ट है। तो वही लिखा है सेल प्रोसेस आर आइदर absent और इफ प्रेजेंट आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन एक्सॉन और डेंड्रॉन्स। तो इसे प्रेजेंट हो या absent हो हम पता नहीं कर सकते कहाँ पर एक्सॉन का पार्ट है और कहाँ पर डेंड्रॉन्स का पार्ट है। नर्व इम्पल्स रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन। देख सकते हैं नर्व इम्पल्स, जो इम्पल्स होता है नर्व इम्पल्स वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। तो ऐसा पाया जाता है हाइड्रा में। उसका अमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना, अमेक्राइन जो सेल होता है उसी सेल में पाया जाता है और हाइड्रा में पाया जाता है। तो एपोलर नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं तो ये जान लिए। उसके बाद सेकेंड आता है स्यूडो यूनिपोलर। डायग्राम में देख सकते हैं स्यूडो यूनिपोलर का डायग्राम ये वाला पार्ट है और इसके बारे में है कि इन दिस टाइप नर्व सेल्स हैज ओनली एक्सॉन बट अ स्मॉल प्रोसेस डेवलप फ्रॉम एक्सॉन व्हिच एक्ट एज डेंड्रॉन। तो यह कह रहा है कि स्यूडो यूनिपोलर में कि इसमें नर्व सेल्स होता है केवल ओनली एक्सॉन होता है बट स्मॉल प्रोसेस डेवलप फ्रॉम एक्सॉन व्हिच एक्ट एज डेंड्रॉन। और ये डेंड्रॉन का वर्क करता है। देख सकते हैं ये केवल एक्सॉन का पार्ट देख रहे हैं लेकिन यही डेंड्रॉन का भी वर्क कर देता है। तो इसीलिए हम स्यूडो यूनिपोलर इसको हम नाम दिए हैं न्यूरॉन। तो वही स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में जान लें कि इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से तो ये है साइटोन का पार्ट। बाद बाकी जो ये एक्सॉन वाला पार्ट है ये तो रहता है
लेकिन एक छोटा सा ऐसा झूठ के निकल जाता है ऐसा पार्ट डेंड्रॉन जैसा, जो कि डेंड्रॉन्स का काम करता है, पर रियल में ये डेंड्रॉन नहीं होता। तो वही स्यूडो यूनिपोलर के बारे में भी हमने जान लिया। उसके बाद है डोर्सल रूट एग्जाम्पल है यहाँ पर। एग्जाम्पल में है डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे शरीर में डोर्सल गैंग्लिया का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा पाया जाता है, हमें स्यूडो यूनिपोलर। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के आधार पर यही देखेंगे तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन के हम टाइप देखते हैं। तो फंक्शन के आधार पर देखेंगे तो 3 तरीके के, एक सेंसरी या एफेरेंट, सेकेंड है इंटरन्यूरॉन और इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन और इंटरन्यूनॉन्सियल न्यूरॉन। उसके बाद है मोटर और इफेरेंट। और ये कैसे होता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो जो सेंसरी होता है या एफेरेंट होता है वो सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस पार्ट तक जाता है। सीएनएस पार्ट जानते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं, वही पार्ट है कि वे जो हैंड के पार्ट, सपोज कीजिए हैंड से कुछ चीज़ छुए तो ये पार्ट देख सकते हैं, ये डायरेक्ट ब्रेन के पार्ट में ही जाता है। जो यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रेन के पार्ट तक ही जाने वाला वर्क करता है। अब उसके बाद है देखेंगे तो हम जान लिए सेंसरी या एफेरेंट न्यूरॉन किसको कहते हैं। तो ये तो सिंपल है, जो सेंसरी ऑर्गन से लेकर सीएनएस पार्ट तक जाए वह ही पार्ट कहलाता है सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन। अब उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। तो सेकेंड है इंटर न्यूरॉन और इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन को हम इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन कहते हैं या इंटरनोन्सियल न्यूरॉन कहते हैं। और थर्ड है मोटर और इफेरेंट। तो मोटर और इफेरेंट न्यूरॉन में देखेंगे तो यह सीएनएस पार्ट से लेकर इफेक्टर तक जाता है। मान लीजिए कोई चीज़ सीएनएस पार्ट हमारे ब्रेन में वह प्रोसेस होता है तब वह आकर इफेक्टर के पास आता है। तो हम तीनों तरह के जान लिए, एक जो हमारे हाथ से लेकर सीएनएस मतलब सेंसरी ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक जाता है, और एक सीएनएस से लेकर हमारे सेंसरी ऑर्गन तक लाता है। तो इस प्रकार से हमने सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन जान लिए, और उसके बाद इंटर न्यूरॉन जान लिए, मोटर और इफेरेंट जान लिए। अब एसोसिएटेड एरिया क्या है, नाम से पता चल रहा है वहाँ पर जो न्यूरॉन वाला पार्ट जुड़ा हुआ हो, और देखेंगे तो वही लिखा हुआ है एसोसिएटेड एरिया। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखेंगे तो यहाँ पर मोटर एरिया पाया जाता है, सेंसरी एरिया पाया जाता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये दोनों पार्ट मोटर और सेंसरी। मोटर और सेंसरी जानते हैं कि मोटर एक तो हो गया एक जगह, मतलब सेंसरी पार्ट जो देखे हैं यहाँ पर। मोटर का क्या वर्क होता है कि वह सीएनएस पार्ट से लेकर वह लाता है हमारे जहाँ पर इफ़ेक्ट होता है हमारे शरीर के कोई पार्ट तक, तो वही सीएनएस से सूचना लाता है हमारे हैंड के पास, या आप जो ऑर्गन कह सकते हैं इफेक्टर वाला। और बाद बाकी देखेंगे तो एक होता है सेंसरी एरिया, तो वह सपोज किसी हैंड वाला पार्ट से लेकर सेंसरी वाला पार्ट जो भी हो हैंड से लेकर सीएनएस तक लाता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह हैं कि ये एसोसिएटेड एरिया है। तो हमने जान लिया एसोसिएटेड एरिया के बारे में। तो वही लिखा हुआ था सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन। एसोसिएटेड एरिया यही है कि द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटेंशनरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत सारे वर्क करने में मदद करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर और ह्यूमर्स और न्यूरो हार्मोन्स ये कौन कौन है तो जान लेते हैं। मतलब हम लोग जो हमारे शरीर में ब्रेन पाए जाते हैं किसी न किसी तरह से वह फंक्शन होते हैं, कोई ना कोई इसको फंक्शन करवाने वाला होता है, तो उसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं।
तो यह दो तरीके से डिवाइड किया गया हुआ है, एक स्टिमुलेटर और सेकेंड है इनहिबिटरी। तो स्टिमुलेटर में है स्टिमुलेट्स इम्पल्स एट सिनेप्स, उसके बाद है इनहिबिट इम्पल्स एट सिनेप्स। नाम से पता चल रहा है जो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना चाहे, उसको प्रेरित करना चाहे कि वो मतलब जिसके लिए वह बना है तो वो चीज़ होगा, तो वह स्टिमुलेट करने वाला, और सेकेंड इनहिबिट करने वाला जो उस इम्पल्स को नहीं पहुंचाने में मदद करे। तो स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी जानेंगे तो वही है स्टिमुलेट्स इम्पल्स एट सिनेप्स, वह सिनेप्स के पास में कोई स्टिमुलेट्स करेगा इम्पल्स को, जैसे एसिटिल कोलाइन, एसिटिल कोलाइन जिसको ACH कहते हैं। उसके बाद है नॉर इपिनेफ्रिन, एसिटिल कोलाइन या नॉर इपिनेफ्रिन, उस या देखेंगे नॉर एड्रीनेलिन और सिम्पैथेटिन, ये सभी स्टिमुलेट करते हैं इम्पल्स को। तो वही है एसिटिल कोलाइन, नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनेलिन, उसके बाद हो गया सिम्पैथेटिन। तो ये सभी स्टिमुलेट करता है। तो ऑप्शन याद रखना है कि कौन कौन से स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, न्यूरॉन को एक जगह से दूसरे जाने के लिए। और सेकेंड है इनहिबिटरी, जो इनहिबिट करता है इम्पल्स एट सिनेप्स, सिनेप्स के पास कोई भी ये माना करता जाने के लिए मैसेज को, तो उसका ये पता रखना। एग्जाम्पल जैसे गाबा, जिसको गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, उसका सेरोटोनिन कहते हैं, डोपामिन कहते हैं, ग्लाइसिन कहते हैं। तो वही है इनहिबिटरी में इनहिबिट इम्पल्स एट सिनेप्स। एग्जाम्पल में तो देख ही चुके, गाबा जिसको गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लाइसिन, तो ये सभी इनहिबिटरी करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जानेंगे बुक से ही जो पार्ट है ये वाला, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।